देखिए ये समीकरण आपके पास कैसी बन गई है, कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ, आप इसे कैसा लिख देंगे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, बिल्कुल यही हो गया। अगर यहां तक की ये स्टेप आ गई है तो इसे आप यूं भी कह सकते हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे से यहां कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो देखिए कैपिटल A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, इक्वेशन 17 तक आ चुकी थी, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 18। तो अपन ने क्या देखा कि जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, जब तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। यानी कैपिटल A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 18 आ गई है। अब देखो फिर अपन बात करेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता। एवं परिणामी तरंग की तीव्रता समीकरण 14 क्या है, समीकरण 14 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई से। इससे अपन देखें तो अब देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, cos फाई की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो ये माइनस 2 रूट ऑफ I1 I2, इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास 19। वही बात ध्यान दो कि जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, कम होती है। ध्यान दो जितनी आपने संपोषी व्यतिकरण में देखा था, जितनी वहां अधिक थी, कितनी अधिक थी, 2 रूट ऑफ I1 I2, उतनी ही इस व्यतिकरण में क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। ऐसा व्यतिकरण कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण की क्या डेफिनेशन हो गई, जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। तो देखो इसी समीकरण को आप कैसा लिख सकते हैं वो देखो, I इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 20। भाई मैंने कहा था 20 प्लस ही इक्वेशन अपनी इसमें आएंगी, तो अभी तो इसमें 2 केस अपने पढ़ लिए हैं, अभी तो 2 केस और पढ़ना बाकी है, 2 स्थितियां और। पहली अगली स्थिति है जब तरंगे लंबवत हो, यानी उनके बीच में कलांतर 90 डिग्री का हो। और चौथा जो लास्ट केस अपन लेंगे, जब कलांतर तो कुछ भी हो लेकिन उनका आयाम समान हो, यानी श्रेष्ठ विपर्यास, या यूं कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट जिसमें बहुत ज्यादा हो, श्रेष्ठ कॉन्ट्रास्ट जिसके अंदर आ रहा हो, वो वाला केस और पढ़ेंगे। तो अभी तो 4-5 इक्वेशन और बननी है। अब देखिए यहां इसमें आयाम मिनिमम होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए मिनिमम, इक्वेशन नंबर 18। और ये भी क्या हो गया है, ए मिनिमम, इक्वेशन नंबर 20 तक आ गई है। इस प्रकार का व्यतिकरण कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए इसका भी अपन ग्राफ ही देखें तो ये किस तरह से आएगा, समझिएगा इसे। समय प्लस और माइनस है। मैंने मान लिया प्रथम तरंग ये है, अगर प्रथम तरंग का आयाम ऐसे है तो द्वितीय जो तरंग है वो विपरीत कला में आएंगी। विपरीत कला का मतलब 180 डिग्री कोण पर। ये अगर ऊपर है तो वो नीचे से। तो देखिए मैंने क्या लिया है
कि जो द्वितीय तरंग है उसका आयाम प्रथम तरंग से क्या है, कम है। अगर सपोज कीजिए ये आयाम 5 सेंटीमीटर है और ये आयाम 3 सेंटीमीटर है, तो परिणामी तरंग का आयाम क्या बचेगा, 2 सेंटीमीटर ही तो बचेगा शेष। तो देखिए ये परिणामी तरंग बन जाएगी। ये लीजिए, प्रथम तरंग, यह है द्वितीय तरंग और यह है आपके पास परिणामी तरंग। ये इस प्रकार के व्यतिकरण को कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये लो विनाशी व्यतिकरण। क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है उसी को अपन को लिखना है कि जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी कम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अतः जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, अतः जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के, तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के तुल्य, तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के तुल्य, अंतर के तुल्य एवं परिणामी तरंग की तीव्रता एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी कम होती है। देख लिया आपने कितनी कम होती है, 2√I1 I2। परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी कम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण, इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास इसकी परिभाषा भी आ गई कि विनाशी व्यतिकरण अपन किसे कहते हैं। तो अब देखें वापस से इक्वेशन नंबर 20 तक अपन आगे हैं कि अतः जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं
तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के तुल्य एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी कम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, जिसमें अपन ने देख लिया कि प्रथम तरंग का आयाम यह है और द्वितीय तरंग यह है, तो परिणामी तरंग इनका क्या आएगी, डिफरेंस आ जाएगी। अगर इसका आयाम ज्यादा होता तो अपन नीचे से यूं बना लेते, इसे ऐसे यूं चलती। तो यहां अपन ने दो स्थितियां जान ली है। पहली स्थिति जान ली है संपोषी व्यतिकरण की, दूसरी स्थिति अपन ने जान ली है विनाशी व्यतिकरण की। अब नंबर थर्ड की अपन बात करते हैं। इक्वेशन नंबर अपने पास आ चुकी है, इसमें 20 समीकरण 20 तक अपन आ चुके हैं। अब 20 से आगे की समीकरणों की अपन बातें करेंगे। तो देखिए भाई, दो स्थिति अपन पढ़ चुके हैं। नंबर थर्ड, जब तरंगों के मध्य कलांतर क्या हो, π/2, π/2 यानी 90 डिग्री हो, तब देखिए नंबर थर्ड। नंबर 1 तो अपन लिया था जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो रही थी। नंबर सेकेंड जब विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही थी। और नंबर थर्ड में अपन बात कर रहे हैं जब कलांतर क्या हो, π/2 हो। जब φ = π/2 हो तो cos φ क्या होगा, 0 होगा। तब देखिए भैया, अब अपन देखें परिणामी तरंग का आयाम। कैपिटल A = क्या फॉर्मूला है, बार बार लिख रहे हैं अपन इसे, तो A1² + A2² + 2A1 A2 cos π/2। भाई फाई की वैल्यू रख देंगे अपन। अब देखो cos π/2 = क्या होता है, 0। इसलिए कैपिटल A = मेरे पास क्या रह गया है, A1² + A2²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 21। यानी कि जब दो तरंगे π/2 के कलांतर पर हो तो परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल A = होता है √A1² + A2²। इक्वेशन नंबर ये आ गई अपने पास 21 आ गई। ये औसत आयाम है। ये कैसा आयाम कहलाता है, एवरेज। ये ए एवरेज आ गया, औसत आयाम। फिर देखो परिणामी तरंग के आयाम के बाद अपन देखें इस स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता। तो देखो वो क्या आएगी, I = क्या था, I1 + I2 √I1 I2। ध्यान रहे यहां cos φ रूट से बाहर है और फाई का मान क्या रख रहा हूं मैं, π/2। cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा स्टेप 0 हो गया। तो ये आ गया है मेरे पास I = I1 + I2। इक्वेशन नंबर 22 ये है एवरेज यानी औसत तीव्रता। अर्थात जब दो तरंगों के मध्य कलांतर π/2 होता है तो जो तीव्रता होती है व्यतिकरण में वो I1 + I2 होती है। यहां ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा छोटा क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में विशेषकर कि दो तरंगों की तीव्रताएं, दो तरंगे हैं जो कि अध्यारोपण कर रही हैं,
उनकी तीव्रताएं क्रमशः है 2 और 3 मात्रक है। एक की तीव्रता कितनी है 2 मात्रक और दूसरी की है 3 मात्रक। तो बताइए औसत तीव्रता क्या होगी। विद्यार्थी जनरली क्या करेगा, दोनों को जोड़ करके उसको 2 का भाग दे देगा, औसत निकालेगा, तरीका यही है। लेकिन वहां पूर्णतः वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। औसत तीव्रता व्यतिकरण में हमेशा क्या होगी, दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग होगी, यानी 2 मात्रक प्लस 3 मात्रक, यानी क्या आंसर आएगा 5 आएगा। ये औसत तीव्रता होती है। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं इसी समीकरण को। ये जो औसत तीव्रता है आप इसे कैलकुलेट करके देखिए, ये आपके पास आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इन दोनों का औसत आएगी। इक्वेशन नंबर 22, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम को अगर जोड़ करके अपन उसमें 2 का भाग देंगे तो वो I1 प्लस I2 के क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहां अपने पास ये व्यंजक आ गया है औसत तीव्रता का समीकरण 2 में। अब लास्ट केस अपन देखेंगे नंबर 4। वो केस होगा जब दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, समान हो। देखो बड़ी डेरिवेशन है तो कभी भी एग्जाम में इतनी बड़ी डेरिवेशन तो नहीं आती है, लेकिन इस डेरिवेशन का कोई विशेष भाग पूछ लिया जाए, विशेष स्थिति पूछ ली जाए संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, या जब दो तरंगे π/2 पर अध्यारोपित हो रही हो तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, औसत तीव्रता कितनी होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी पार्ट को। थीटा की गणना करवा लें, कैपिटल ए की गणना करवा रहे हैं आपसे, कैपिटल ए की गणना के अलावा परिणामी तरंग की तीव्रता कैपिटल आई की गणना भी आपसे करवा ले, कैलकुलेशन किसी की भी आपसे करवा ले, कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। तो अब देखिए, अब अपन लास्ट 4th जो केस देख रहे हैं वो केस होगा कि जब इनके आयाम क्या हो, समान हो, यानी श्रेष्ठ विपर्यास की स्थिति आ गई हो। इक्वेशन नंबर अपन आ चुके हैं 22 तक। नंबर 4th, चौथा केस। 4th केस क्या है, जब A1 = A2 = A0, यानी पहली तरंग का आयाम और दूसरी तरंग का आयाम दोनों बराबर हो और वो किसके बराबर हो, A0। एवं इसका मतलब यो भी कह सकते हैं कि पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रता ये भी बराबर है और उसको मैं क्या मान लूं, I0। जब A1 = A2 बराबर A0 एवं I1 = I2 बराबर I0, अर्थात इसे कहा जाता है श्रेष्ठ विपर्यास, कॉन्ट्रास्ट, श्रेष्ठ विपर्यास की स्थिति। यानी कि जब A1 = A2 = A0 एवं I1 = I2 = I0, अर्थात श्रेष्ठ विपर्यास की स्थिति हो। तो अब देखिएगा, अपन अपने पास 22 इक्वेशन तक आ चुकी थी, 22 इक्वेशन अपने पास आ गई थी, 22वीं समीकरण। अब इसमें आगे की समीकरण और निकालते हैं। परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल हल करने में अपने पास काम आएंगी हो। श्रेष्ठ विपर्यास की स्थिति हो तो देखो, ऐसी स्थिति में अपन देख रहे हैं परिणामी तरंग का आयाम, क्या समीकरण थी वो, कैपिटल A = √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi से। परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल A = √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi से। इससे देखिएगा परिणामी तरंग का आयाम क्या बनता है, √A1² यानी A² A2² ये भी A², क्योंकि सबका मान A का मान किसके इक्वल है, A0। ये भी लो, ये भी A0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 A0 A0
ये लो cos फाई बन गई इक्वेशन। फिर देखें, देखो इस स्थिति को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वाली स्थिति अपनी बोर्ड वाली बुक में तो दे रखी है, साथ में एनसीईआरटी बुक में भी है कि अगर श्रेष्ठ विपर्यास की स्थिति है, यानी तरंगों के आयाम अगर बराबर हैं या उनकी तीव्रताएं बराबर हैं, तो उस स्थिति में परिणामी आयाम का व्यंजक क्या आ रहा है और परिणामी तीव्रता का व्यंजक क्या आ रहा है, वो अपन को ज्ञात करना है। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखो एक एक स्टेप को मैं हल कर रहा हूं, ए नोट का स्क्वायर प्लस ए नोट का स्क्वायर, ये हो गया है 2a नोट का स्क्वायर, प्लस इधर देखिएगा ए नोट, ये भी हो गया है 2a नोट का स्क्वायर, और यहां आ गया लिखा कि ये cos फाई। फिर आगे फिर स्टेप में आ रहे हैं अपन, समीकरण 22 तक अपन आ चुके हैं। 2a नोट का स्क्वायर कॉमन आ गया भाई, 2a नोट का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया है 1 प्लस cos फाई। यहां अब इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए इसे 23। अगर मैं इक्वेशन 23 से कह रहा हूं तो एक मैथमेटिक्स का एक जनरल फॉर्मूला है 1 प्लस cos फाई। 1 प्लस cos फाई इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि 1 प्लस cos फाई इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, यहां अपने पास ये फॉर्मूला था। ध्यान रखना, इस 2 से 2 को कैंसिल मत कर देना आप, ये एंगल के साथ है 2 और ये यहां पर ये स्क्वायर वाला 2 है। तो यहां क्या देख रहे हैं, चूंकि 1 प्लस cos फाई इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, इसलिए कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखिए अंडररूट के भीतर की क्या कहानी बन रही है, 2a नोट का स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos फाई को मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर फाई बाई 2। इससे आगे का हिस्सा भाई मैं इधर लिख रहा हूं, इसके आगे के पार्ट को मैं इधर यूज कर रहा हूं। तो देखिएगा मेरे पास क्या बच रहा है, 2 इंटू 2 4 का रूट कितना बन जाएगा 2, a नोट स्क्वायर का क्या बन जाएगा a, फिर cos स्क्वायर फाई बाई 2 का बन जाएगा cos फाई, यानी कि कैपिटल A इज इक्वल टू ये हो गया है 2a नोट भाई, 2 इंटू 2 4 का रूट तो क्या लिख दिया मैंने 2, a नोट का स्क्वायर का a, फिर ये हो गया है cos फाई बाई 2, ये लीजिए, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 24। अगर दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों तो परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला ये 24 के रूप में ये आता है, कैपिटल A इज इक्वल टू 2a नोट cos फाई अपॉन में 2। अब इस इक्वेशन में भी एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज अपने पास निकल के आती है, गौर कीजिएगा। अगर परिणामी तरंग का अपन ने देखा था कि अधिकतम जो आयाम आया था, यानी संपोषी जब व्यतिकरण की स्थिति थी, तो उसमें जो अधिकतम आयाम अपने पास आया था उसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 था। कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अगर दोनों तरंगों के आयाम समान हो, यानी A1 का मान भी A नोट हो और A2 का मान भी A नोट हो, तो कैपिटल A इज इक्वल टू क्या बनेगा, A नोट प्लस A नोट इज इक्वल टू 2A नोट, यानी कि 2A नोट अधिकतम आयाम हो गया। 2A नोट क्या बन गया, यहां पर अधिकतम आयाम हो गया है। तो मैं यहां कह सकता हूं, यहां 2A नोट इज इक्वल टू क्या है, I मैक्सिमम। इसलिए कैपिटल A इज इक्वल टू ये इक्वेशन बन जाएगी A मैक्सिमम। यहां 2A नोट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, A मैक्सिमम। तो यहां इसलिए कैपिटल A इज इक्वल टू A मैक्सिमम cos फाई बाई 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 25। ये लो, कैपिटल A इज इक्वल टू A मैक्सिमम cos फाई बाई 2। यहां cos स्क्वायर था भाई, यहां गौर कीजिएगा, यहां cos के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहां अपने पास ये आ गया है परिणामी तरंग का आयाम। अब इसी में अपन गणना करेंगे इक्वेशन 25 के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता की। देखो काफी बड़ी डेरिवेशन हो गई है, लेकिन आपको ये पूरी डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए। आप इसे लिख करके बिना देखे इसका अभ्यास करें, 2-3 बार आप करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। और एक के बाद एक दूसरी स्टेप्स इसमें जुड़ी हुई है।
अगर आपके स्टेप्स अगर क्लियर हो रही हैं तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। देखिए भाई, ये इक्वेशन नंबर 25 तक आ गई। अब अपन बात करेंगे परिणामी तीव्रता की। तो देखिए वो क्या आएगी, परिणामी तीव्रता। क्या समीकरण थी आपके पास परिणामी तीव्रता के लिए? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस फाई से। अगर मैं इससे अगर परिणामी तीव्रता की गणना करता हूं तो मैंने क्या लिखा था, श्रेष्ठ विप्रयास वाली स्थिति अपन पढ़ रहे थे, और इस श्रेष्ठ विप्रयास वाली स्थिति में मैंने क्या लिखा कि I1 और I2 दोनों का मान किसके बराबर था? I0 के। तो मान रख दीजिए, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या रखेंगे? I0, I2 की वैल्यू I0, 2 तो 2 है ये, रूट ऑफ I0 कोस फाई, ये लीजिए। तो देखो I इज इक्वल टू I0 ये बन गया है मेरे पास 2I0। फिर यहां पे भी देखो I0 का स्क्वायर का रूट निकाला तो ये भी रह गया है 2I0 कोस फाई। फिर आगे की स्टेप में फिर बढ़िएगा, यहां कॉमन आ गया है आपके पास 2I0 कॉमन आते ही 1 प्लस कोस फाई। एक इक्वेशन ये हो गई भी। अब देखो फिर से वापिस से वही फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कि 1 प्लस कोस फाई इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। भाई मैथमेटिक्स वाले तो इसे जानते हैं और बायो वाले इसे याद रखें कि 1 प्लस कोस फाई इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। और भी कई एक दो जगह काम आएगा। देखें, चूंकि 1 प्लस कोस फाई इज इक्वल टू, चूंकि 1 प्लस कोस फाई इज इक्वल टू क्या होती है इक्वेशन में? 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। इसलिए देखिए I इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास भाई 2I0 ऐसे कैसे है, ये 1 प्लस कोस फाई के स्थान पर ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। यहां ये स्क्वायर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत कर देना, ये कोण के साथ है, ये अलग है। यानी कि अब मेरी जो समीकरण लिखा गई है 2I0 और 2, ये बन गया है 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। यहां इसे मैं इक्वेशन नंबर, चलो इसे 26 नाम नहीं दें अपन, इसे नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर आ गई है 26। ये जो इक्वेशन नंबर मेरे पास जो 26 आई है, अब इसमें भी गौर कीजिए, ये जो 4I0 है ये अधिकतम तीव्रता होगी। देखो कैसे होगी अधिकतम तीव्रता, इसकी बात अपन इस कोने में अलग से कर रहे हैं। देखो अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था, इसी डेरिवेशन के अंतर्गत आया था कि I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर होता है, ये अधिकतम तीव्रता है। लेकिन अपन जिस केस को पढ़ रहे हैं उस केस में अपन ये देख रहे हैं कि I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या है? I0 है। तो यहां पर देखिए I मैक्सिमम
रूट ऑफ I1 की वैल्यू भी क्या है, I0 है। रूट ऑफ I2 है, इसकी वैल्यू भी क्या है, I0 है। अब देखिए रूट ऑफ I0 प्लस रूट ऑफ I0 तो कितना हो जाएगा, 2 रूट ऑफ I0, इसके ऊपर स्क्वायर। तो देखो भाई 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और रूट ऑफ I0 का क्या बन गया है, I0। यानी कि जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान है तो अधिकतम तीव्रता का मान किसके इक्वल होता है, 4I0 के इक्वल होता है। तो वही बात यहां पर लिख देंगे, चूंकि 4I0 का मतलब है I मैक्सिमम, तो देखिए इसलिए I इज इक्वल टू 4I0 को मैं लिख सकता हूं I मैक्सिमम। तो ये बन गया है I मैक्सिमम कोस स्क्वायर 5/2, I मैक्सिमम कोस स्क्वायर 5/2। ये लास्ट इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 27। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 27। ये इतनी 27 की इक्वेशन तक की अपने पास ये डेरिवेशन अपने कर ली है। स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है, किसके बाद क्या क्या वैल्यूज अपने निकाली है। 27 इक्वेशन का मीन से इस पर न्यूमेरिकल्स खूब अच्छे बन सकते हैं और काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन अपनी बुक में इस पर आधारित केवल 2 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं अनसोल्ड क्वेश्चन के रूप में। तो लेकिन जो बुक के दे रखे हैं वही अपन को करने हैं। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कराने लग गया, अपन कर भी सकते हैं, तो पहला समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर यही टॉपिक अपने लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आगे के चैप्टर हो नहीं पाएंगे। तो टाइमली सिलेबस में अपन को टाइम पे पूरा करने के लिए अपन बुक को ही पूर्णतः फोकस कर रहे हैं बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से। अब इसमें अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन यंग द्विस्लिट प्रयोग, यानी यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग द्विझिरी प्रयोग। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं अपन उसे, या द्विझिरी प्रयोग कहते हैं उसे। पढ़ने के बाद फिर एक अच्छी सी डेरिवेशन और है, और वह है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना, जिस पर कि क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब उसको अपन इसके बाद देखते हैं।